गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बोर का परमाणु मॉडल बताएंगे। बोर का परमाणु मॉडल का सेंस ये है कि इससे पहले आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा। अब बोर का परमाणु मॉडल जो आया ये क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आया, क्योंकि बोर के परमाणु मॉडल में आपने पढ़ा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में आपने पढ़ा कि जो परमाणु की बाह्यतम कक्षाएं होती हैं वो सतत होती हैं। यानी आपने जो अभी तक पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस होता है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ये आपका क्या है, नाभिक है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाद हम एक सतत स्पेक्ट्रम पाया जाता है, यानी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम पाई जाती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। लेकिन इस पे ये चीज़ आया कि यदि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम वृत्तीय कक्षाओं में गति करते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा ह्रास होगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा आकर। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वहाँ पे दिक्कत ये थी कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु के बाह्यतम कक्षाएं होती हैं उन्होंने जो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात किया था वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होती है, जबकि बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पे ये सिद्ध किया कि इनकी जो बाह्यतम कक्षाएं होती हैं ये डिसकॉन्टिन्यूअस होती हैं, यानी ये कक्षाएं सतत नहीं होती हैं, ये असतत कक्षाएं होती हैं। इनके बाह्यतम कक्षाएं जो होती हैं असतत होती हैं। तो बोर के अकॉर्डिंग ये परमाणु मॉडल 1913 में दिया गया। पहली चीज़ आप ये जानिए कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है ये 1913 में आया। ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का संशोधित रूप है, और इसमें थोड़ा सा बोर के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थोड़ा सा बोर द्वारा परिवर्तन किया गया। और इसके अकॉर्डिंग जो बोर का परमाणु मॉडल आया इसमें परमाणु के नाभिक, ये परमाणु का आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाह्यतम जो होती हैं वो असतत कक्षाएं पाई जाती हैं, यानी डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये असतत कक्षाएं पाई जाएंगी और जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। और इन कक्षाओं में हम इनको सेल्स का नाम दिए, तो इन सेल्स में ये कहा गया कि इनमें जो कक्षाएं होती हैं वो के एल एम आगे NOP, यानी मेंडलीव की आवर्त में टोटल 118 तत्व हैं और पीरियड जो है वो 7 है। तो किसी भी परमाणु की जो अधिकतम कक्षा होगी वो 7 होगी, 7 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी 7 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन समाहित हो सकते हैं। तो पहली खास बात इनकी ये रही कि जो आपका न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने भी बताया था कि यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, और वो कक्षाएं जो होती हैं असतत होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस होती हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम इनमें नहीं पाई जाती है, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक ऊर्जा, यानी जो ये आपका KLMN है, ये एक ऊर्जा स्तर है। प्रत्येक कोष का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। इनके खासकर इनकी बात ये थी कि प्रत्येक कोष का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब एक ही निश्चित ऊर्जा स्तर पे घूमते रहते हैं तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और ना ही उत्सर्जन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और जब, कहने का मतलब है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एनर्जी लेवल E1 है और ये आपका आगे का E2 है, तो निम्न से जब उच्च में जाएंगे तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, और जब उच्च से निम्न में आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। और जब एक ही कोष में घूमेंगे तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और ना ही ये उत्सर्जन करेंगे। और
किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है, ये बोर के अकॉर्डिंग, जिसे बोरबरी का सिद्धांत कहते हैं, बोरबरी के अकॉर्डिंग किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है वो 2n² होती है, जहाँ पे n क्या है, प्लैंक नंबर है या क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं n, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के नाम से आप जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, कक्षा 11 में जाएंगे, तो प्रमाण मॉडल मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि n क्या है, ये क्वांटम नंबर है, n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको इतना समझ लेना है कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² होती है, और इलेक्ट्रॉन उसी एक निश्चित ऊर्जा स्तर वाले कक्षाओं में गति करते रहते हैं, और यदि उनको निम्न से उच्च में जाना है तो ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, उच्च से निम्न में आना है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। अब किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² होती है। सपोज कीजिए कि ये हमारा प्रमाण है और इसमें ये अब पहला कोष है, ये हमारा दूसरा कोष है, और पहले कोष में इसको हम K कहते हैं, दूसरे को हम L कहते हैं। प्रथम कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n², तो n का मान क्या होता है, n का मान 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखते हैं। तो n का मान यदि यहाँ पे 1 रख दिया जाए, यानी 2n², पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या n का मान अगर 1 रख दिया जाए तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई n का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा। यानी पहले कोष में बोर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। इसी अकॉर्डिंग अगर हम दूसरे कोष की बात करें तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² है, तो n का मान यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, यानी दूसरे कोष में जो इलेक्ट्रॉनिक की अधिकतम संख्या होगी वो 8 हो जाएगी। ऐसे तीसरे कोष में 18 हो जाएगी और चौथे कोष में 32 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो बोर का मॉडल था वो क्वांटम सिद्धांत पे था। दूसरी बात क्या आई कि इनमें जो स्पेक्ट्रम होती है वो कंटिन्यूअस ना होकर डिसकंटिन्यूअस होती है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर के कक्षाओं में घूमते हैं और उस कक्षा में उनकी ऊर्जा नियत रहती है, ना ये घटती है और ना ही बढ़ती है। तो यहाँ पे प्रमाण के अस्थायित्व की भी बात आ गई और दूसरे इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के भी बात कंफर्म हुई कि इलेक्ट्रॉन किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और किस तरह वो नाभिक के चारों ओर चक्रण लगाते हैं। तो हम एप्लीकेशन की बात करें कि जो बोर का मॉडल है उसका एप्लीकेशन क्या है, तो खासकर एप्लीकेशन इसका पहला एप्लीकेशन आप मान सकते हैं कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के जो प्रमाण के बाहर जो प्रत्येक कोष होता है उसका निश्चित ऊर्जा स्तर होता है और इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा स्तर पे गति करते रहते हैं। यदि कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा में प्रवेश करता है या नीचे से ऊपर जाता है तो वो ऊर्जा का, उसे अगर हम एनर्जी देंगे तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तभी वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से यानी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा तो ऊर्जा का वह क्या होगा, उत्सर्जन करेगा और वो उच्च से निम्न में आएगा। तो इस तरह से बोर के प्रमाण मॉडल से हमें प्रमाण के अस्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है या हम प्रमाण के अस्थायित्व की व्याख्या कर सकते हैं। इसके पश्चात कल की क्लास में हम बोरबरी का सिद्धांत बताएंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।